इतने सारे लेखक और कलाकारों के सामने मुझे हिंदी में बोलना, जो मेरी मातृभाषा नहीं है, तो ये थोड़ी दिक्कत की बात है। मैं फिर भी आपके सामने कुछ शब्द पेश करना चाहूँगा। पहली बात तो ये है कि आज हम ऐसे लोगों को देख रहे हैं जो देश प्रेम की बात कर रहे हैं, जबकि देश की आज़ादी के संघर्ष में जिनका नामो निशान नहीं था, कहीं नहीं थे, बल्कि वो तो मुसलमानों की राज्य के खिलाफ संघर्ष की बात करते थे। अब ब्रिटिश साम्राज्यवादी ताकतों को अपना दोस्त समझते थे कि चलो ठीक है, ये भी कुछ कर रहे हैं, पर चलो वो 600 साल की हमारी गुलामी तो ख़त्म करेंगे, अंग्रेज़ों को अपने गुलाम बनाए, अच्छी बात है। तो ये इनकी पूरी आज़ादी के संघर्ष में आरएसएस का कोई भूमिका नहीं रहा, बल्कि जब भी संघर्ष हुआ तो उन्होंने ये कहा कि ये संघर्ष गलत है कि हिंदू, मुसलमान, क्रिश्चियन, सिख सबको इकट्ठा करना ये जो है देशद्रोही है, देशद्रोही का काम है, ये देशभक्ति का काम नहीं है। तभी से अंग्रेज़ की गुलामी के खिलाफ जो संघर्ष था उसमें टूट पैदा करने के अलावा इन्होंने और कोई काम नहीं किया। आज ये तिरंगा की बात करते हैं कि सब यूनिवर्सिटीज़ के ऊपर तिरंगा लगना चाहिए, जबकि जहाँ जेएनयू जो देशद्रोह के बारे में वो बात करते हैं, वहाँ 15-20 साल से वहाँ पर तिरंगा झंडा वैसे ही है। पर तिरंगा झंडा का विरोध पहले से आखिर तक इन्होंने किया था, ये कह के कि सब धर्मों को इकट्ठा करना एक झंडे में, ये देश का झंडा नहीं हो सकता है, सिर्फ भगवा झंडा होना चाहिए। इसीलिए नागपुर में अभी फ़िलहाल किसी ने जाके तिरंगा झंडा वहाँ पर लगाया। कभी भी इनके यहाँ तिरंगा झंडा किसी भी आरएसएस के ऑफिस में इनका नहीं होता, न कि इनका जब वो पैंट पहन के, खाकी शॉर्ट्स पहन के जो अपना एक्सरसाइज करते हैं, उसमें भी भगवा झंडा ही पूजा जाता है और कोई झंडा पूजा नहीं जाता। तीसरी बात, ये जो अपने नेशनलिज्म की बात करते हैं, ये न समझिए कि इसका कोई इतिहास से कोई इसका संबंध है, क्योंकि यहाँ पर ये तब इसकी आमदनी हुई थी जब मुंजे साहब, जो कि इनके एक हिसाब से इनकी एक बहुत बड़ा बौद्धिक माना जाता था, वो गए, मुसोलिनी क्या कर रहा है इटली में, काफ़ी छानबीन करके यहाँ वापस आए। तो अब देख सकते हैं खाकी शॉर्ट्स, ये जो है इनका जो ड्रेस है, ये हिंदुस्तान में कभी पहले था नहीं, तो पुलिस की ड्रेस है, पुलिस की वर्दी हुआ करता था। तो ये इनकी एक मिलिटराइज्ड हिंदुइज्म की जो कल्पना है, ये हमारे पास्ट, भविष्य, भूत से कोई संबंध नहीं है। ये तो एक अलग सा हिंदू राष्ट्र की कल्पना था, जो धर्म से भी कोई संबंध उसका नहीं था। सावरकर ने साफ कहा है, माई हिंदुत्व हैज नथिंग टू डू विथ हिंदू रिलीजन। हिंदू रिलीजन तो बड़ा कायरों का है, वो तो कभी संघर्ष नहीं करता था, वो तो टॉलरेंस की बात करता है। हमें तो एक मिलिटेंट हिंदुत्व चाहिए, जाकि दूसरों को दबा पाए। और गोलवालकर उसने अपने जब 5 कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द नेशन बताते हैं दीज आर द 5 कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए मॉडर्न नेशन। मॉडर्न नेशन की कल्पना है, भूत की नहीं है। भूत तो इसकी एक छवि उसके इर्द गिर्द में उन्होंने गाथा है, पर है तो असलियत में मॉडर्निटी की कल्पना, जिसमें मॉडर्न नेशन किस आधार पर बनेगा। जियोग्राफी सभी मानते हैं इसको, रेस, हिंदू रेस, एक आर्यन रेस, इसके बाद रिलीजन, धर्म जो है मॉडर्न नेशन का एक हिस्सा होना चाहिए। और क्या है, भाषा, तो एक भाषा तो हिंदुस्तान में है नहीं, तो संस्कृत, और कहेंगे सब द्रविड़ भाषा भी संस्कृत से उसकी जन्म हुई है, तो संस्कृत और कल्चर, ये सब करके हम एक हिंदू नेशन की, हिंदुत्व की जो कल्पना है, एक हिसाब से एक अलग किस्म की एक नेशनलिज्म की बात ये है। और ये ऐसी नेशनलिज्म है जो हर देश में, जिसकी लड़ाई चल रही थी कि कैसे देश बने, तो एक कुछ कहेंगे कि जर्मनी ने कहा कि
हमें एक ऐसी नेशन चाहिए, आर्यन वाइट जर्मन नेशन, जिसपे यहूदियों की कोई स्थान नहीं हो और जिप्सीज की कोई स्थान नहीं हो। अमेरिका में के कू क्लक्स क्लैन जिसे कहते हैं, उनका कल्पना ये है एक वाइट नेशन होनी चाहिए और किसी की यहाँ स्थान नहीं होनी चाहिए। इस वक्त ISIS के नाम से जो जाना जा रहा है, उनकी भी कल्पना है कि एक मुसलमान नेशन ऐसा बने जो सिर्फ सुन्नी हो, वह भी सुन्नी हो और इसमें किसी का स्थान नहीं होना चाहिए। तो एक इनको हमें ये नहीं समझना चाहिए कि एक ही प्राचीन किसी वहाँ पर जगह पर वापस जाना चाहते हैं। एक मॉडर्न फैशिस्ट एक्सक्लूशनरी नेशन जिसपे कई सारे नस्लों के स्थान नहीं होगा, बहुत ऐसे लोगों का स्थान नहीं होगा जो कि इस 5 हिंदू कल्चर, आर्यन रेस, हिंदू रिलीजन, इन सब चीज़ों को नहीं मानेगा, उनकी कोई स्थान नहीं होगा। एक फैशिस्ट कल्पना इसकी हिंदुत्व में है। तो इसीलिए इसको धार्मिक संबंध समझना नहीं चाहिए, धार्मिक विचार की बात नहीं है, ये तो एक फैशिस्ट कल्पना धर्म के नाम पे बनाने की इनकी कोशिश है। पर इनका अभी देख लीजिए कि अमेरिका के साथ 3 ये एग्रीमेंट कर रहे हैं। एक एग्रीमेंट होगा हमारे यहाँ उनकी बेसिस होंगे जिसकी अधिकार अमेरिका के पास रहेगा, जिसके लोकल सर्विस एग्रीमेंट करके है, जिसमें यहाँ पर हम उनकी जहाज, उनकी हवाई जहाज़ों की हम पूरा उसकी देखभाल करेंगे। यहाँ वो लैंड कर सकते हैं, वहाँ वो कहीं अगर जंग करना है सीरिया में, वहाँ जाके यहाँ पर आके रेस्ट ले सकते हैं और उनके जहाज़ को मरम्मत कर सकते हैं। ये हम इस वक्त साइन कर रहे हैं, ये एग्रीमेंट जो अभी मोदी जी दस्तखत करने के लिए तैयार है। दूसरी बात है, कम्युनिकेशन एग्रीमेंट साइन कर रहे हैं कि हमारे कम्युनिकेशन इक्विपमेंट पूरी उनकी तरह से होंगे। और इस दोनों एग्रीमेंट का एक बड़ा ख़ास मकसद ये है कि हमें इंटरऑपरेबिलिटी चाहिए, मतलब हम जो हथियार खरीदेंगे वो इस्तेमाल कर सकते हैं, उनके हथियार हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका मतलब उनसे हम हथियार खरीदें, और एक बार उनसे हथियार खरीद लिया, उनसे कम्युनिकेशन इक्विपमेंट खरीद लिया, इसका मतलब है कि जब भी चाहें तो वो आप स्विच एक घुमा देने से आपकी सब कुछ बंद हो जाएगा। सबको मालूम है कि ये सब सॉफ्टवेयर के आधार पे चलता है और ये सॉफ्टवेयर ऐसी चीज़ है जिसकी बागडोर उनके हाथ में होगा, चाबी उनके पास होगा। और इसलिए अभी तक इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स ने इस बात से अभी तक कतराया है कि इस तरह के एग्रीमेंट साइन करें। उनको मालूम है साइन करने का मतलब है कि हम एक क्लाइंट स्टेट के रूप में उनके सामने चले जाएंगे। तो एक तरह तो आप अमेरिका के खेमे में पूरे तरह से जाना चाहते हो, क्योंकि आपको लगता है कि अगर हाई टेबल, इंटरनेशनल हाई टेबल में बैठना है तो अमेरिका की मदद चाहिए। अमेरिका के सहारे के बिना मोदी जी जितना ही 56 इंच छाती यहाँ घुमा ले तो वहाँ पर जो है उनकी चलती नहीं है विदेश में। तो लगता है अमेरिका के पिट्ठू बिना बने हम यहाँ वहाँ पर पहुँच नहीं सकते। तो इसीलिए ये डिफेंस एग्रीमेंट जो एक्चुअली 10-12 साल से जो कोशिश रही है, यूपीए सरकार में भी इसकी कोशिश थी, जो हो नहीं पाया, अब ये साइन करने के, दस्तखत करने के लिए तैयार हो रहे हैं। इसके साथ साथ जो पिछले वक्ता ने कहा कि आर्थिक संकट, आपका इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन घट रहा है, क्राइसिस बढ़ रहा है, आपकी किसानों की प्रॉब्लम, उन सब से हटा के ये एक अलग फर्जी लड़ाई लड़ के ये अपना जीत हासिल करना चाहते। चुनाव भी एक बहुत बड़ा प्रदेश जिसका नाम जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी है, 8000 विद्यार्थी है, तो उनको लगता है कि बिहार में तो बड़ा मुल्क था, बड़ा ये था, प्रदेश था, वहाँ जीत नहीं पाए। दिल्ली छोटी शहर थी फिर भी हार गए, तो और भी कोई छोटी जगह ऐसी चुननी है जहाँ पर हम अपना घोषणा कर सकते हम हरा दिए। तो 8000 विद्यार्थियों और कुछ मास्टरों के खिलाफ इस वक्त जो लड़ाई है वो इसलिए है कि एक उनको जीत हासिल करना है, 2 बार हार चुके हैं, इस बार जीत हासिल करना है, इसलिए जेएनयू चुने हैं। और बात सही है कि उसमें साथ साथ जो उनके राष्ट्र की कल्पना है, नेशनल एंटी नेशनल, जो सिडिशन नहीं है, एंटी नेशनल सिडिशन अलग अलग चीज़ है, एंटी नेशनल के नाम पे
उन सब तत्वों को वो नकारना चाहते हैं जो कि एक भिन्न हिंदुस्तान की कल्पना करते हैं। इस पे सबकी हक होगी, सबकी बोलने के अधिकार होगी, सबकी संघर्ष करने के अधिकार होगी, और उस संघर्ष को नकारने के लिए एक ऐसे हिंदुस्तान के कायम करना है जहां पर सरकार का क्रिटिसिज्म और हिंदुत्व का क्रिटिसिज्म एंटी नेशनल माना जाएगा, और उसके लिए पुलिस, कोर्ट्स और उसके साथ साथ लाठी और गुंडे ये जोड़ना है। ये फैशिस्ट कल्पना और फैशिस्ट टैक्टिक्स दोनों एक साथ प्रयोग करना है, ये हमारे लिए चैलेंज है। हाँ, छोटी सी जगह चुना 8,000 विद्यार्थियों की, पर पूरी हिंदुस्तान में अगर हम ख़ास तौर से जो क्रिएटिव सेक्शंस है, लेखक है, कवि है, कलाकार है, वो अगर अपना क्रिएटिव एंडेवर करें, कलम अभी भी मैं समझता हूँ ये गुंडे के लाठी से ज़्यादा शक्ति रखती है। तो मैं समझता हूँ कि एक ऐसी जगह पर इस वक्त उन्होंने टक्कर लिया है जिससे कलाकारों के कला के खिलाफ संघर्ष उनको करना पड़ेगा, और वो संघर्ष कभी जीत नहीं सकते। धन्यवाद।